When we talk about correlation का मतलब सिंपली ये होता है how are two things or two variables related to one another. Now usually हमारे पास क्या होता है, हम because when we're studying P5 या हमने जब P3 किया होता है, तो जब हम वेरिएबल्स को देखते हैं तो हम वेरिएबल्स को समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल. हमें वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आईवी और डीवी के एस्पेक्ट से होता है. अब होता क्या है, आईवी को हम कॉज कहते हैं कि आईवी इज द कॉज एंड चेंजिंग द आईवी वुड कॉज अ चेंज और एन इफेक्ट ऑन आवर डीवी. सो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ होता है कि अगर एक चीज चेंज हो रही है तो दूसरी चीज भी अगर चेंज हो रही है तो उनके दरमियान एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है. दिस हाउ एवर इज नॉट ट्रू. हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स रिलेटेड हैं तो जरूरी नहीं है कि एक हमेशा कॉज होगा और दूसरा हमेशा इफेक्ट होगा. Sometimes we can say that when two things are related, there is a causal relationship or a cause and effect relationship. But जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास cause and effect relationship हो. Simply two things can be related. They both can move together without one being the cause and the other being the effect. For example, we can say that ओके, सो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, ये शायद आप लोगों के पास पेपर का भी क्वेश्चन था या मैंने शायद होम्योस्टेसिस के टाइम पर एक्सप्लेन किया था दैट there is a condition called polycystic ovarian syndrome PCOS in women, and it is said that PCOS and stress have a correlation. We cannot say that there is a causal relation because अगर stress ज्यादा होगा PCOS एग्रीवेट होगा, अगर PCOS एग्रीवेट होगा तो stress ज्यादा होगा. So it can go both ways. हमारे पास वो चीजें related हैं लेकिन not one is causing the other. वो आपस में interlinked हैं, correlated हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है लेकिन एक दूसरे को cause नहीं कर रहा. So this is an example of correlation. Correlation simply is the association between two variables and it does not establish a causal relationship. Two things can occur together, one is moving, the other is also moving. However, that movement, that co occurring movement, does not mean that one is causing the other to move, or one is the cause and other is the effect, or one is the IV, other is the DV. Make sense? Confusion तो नहीं हो रही? Okay, सिर्फ हरे कृष्ण को क्लियर हुआ है, बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ. Okay, I'll repeat again. ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ. हमारे पास क्या कहते हैं कोरिलेशन की, मैं कोई और एग्जांपल सोचती हूँ. लेट्स से हमारे पास क्या कहते हैं किसी प्रोडक्ट की जो सेल है. लेट्स से हम बात करते हैं ओके, आइस्ड कॉफी. हमारे पास क्या कहते हैं people or the selling of iced coffee is greater in summer कंपेयर टू विंटर. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सीजन है और जो आइस्ड कॉफी की सेल्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड है. मैं ये नहीं कह सकती कि क्योंकि समर्स हैं, समर्स इज द कॉज, दैट इज व्हाई द कॉफी सेल्स आर इंक्रीजिंग. समर होने या ना होने से कॉफी सेल्स का क्या कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. समर की वजह से कॉफी की सेल्स नहीं बढ़ रही. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में साथ मूव कर रहे हैं. एक के होने की वजह से हमारे पास दूसरा हो सकता है किसी और कंट्री में हम जाए, वहां पर क्या कहते हैं समर्स में कॉफी सेल्स ना बढ़ रही हो. सो हमेशा जरूरी नहीं है कि समर्स होंगी तो कॉफी सेल्स बढ़ेंगी. हाँ, एट अ गिवन टाइम अगर हो रहा है कि समर्स में हम कॉफी सेल्स ज्यादा होते हुए देख रहे हैं, सो वी कैन से दैट द टेम्परेचर एंड द सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट आर को अकरिंग. बट वी कैन नॉट एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि जब भी समर होगी तब हमारे पास क्या कहते हैं कॉफी सेल्स भी बढ़ेगी. सो टू थिंग्स आर अकरिंग टुगेदर. That does not mean that one is the cause and the other is the effect, or one is the IV, the other is the DV. Now, does this make sense?
या एक क्लासिक एग्जाम्पल जब मैंने पढ़ा था, सोशल साइकोलॉजी की मेरी टीचर ने दी थी, एंड वो शायद आप लोगों पे भी अप्लाई होती है। स्टडीइंग एंड ग्रेड्स। टेल मी, आर स्टडीइंग एंड ग्रेड्स रिलेटेड? अच्छा, बगैर स्टडी किए ग्रेड्स आ जाते हैं आप लोगों के? आई वुड लव टू नो दिस, इफ योर स्टडी एंड योर ग्रेड्स आर्ट रिलेटेड। सो कैसे आते हैं ग्रेड्स? फिर मुझे ये जानना है, मैं इतने सालों में नहीं जान सकी, आप लोग मुझे इनलाइटन करें। हाँ, तो बेसिकली अगर कम स्टडी करेंगे तो कम ग्रेड्स आएंगे, ज्यादा स्टडी करेंगे तो ज्यादा ग्रेड्स आएंगे, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता, इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए। सीआईएस की वर्ल्ड में नहीं होता, क्योंकि सीआई का पेपर मुश्किल होता है। और क्या कहते हैं, वैसे सीआईएस में कि कितने थ्रेशोल्ड इतना लो होता है, मुझे फिर भी समझ नहीं आता कि क्यों नहीं आते मार्क्स। यू लिटरली गेट एन ए स्टार एट वर्ड 60%। या, आई मीन, you're literally getting an A star at what? I mean, I still, my sister makes fun of me कि जब मेरा क्या कहते हैं मैथ में ए आया था, तब ए का थ्रेशोल्ड मैथ के पेपर का 100 में से आई थिंक सो क्या था, 56 या 60 था, एंड शी वाज लाइक तुम इतने गंदे मार्क्स पे कहती हो तुम्हारा मैथ्स में अच्छा ग्रेड आया था। एनीवेज, है मेरे टाइम पे मैथ्स का पेपर वाज द मोस्ट ट्रॉमेटिक पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ मैथ पेपर्स, तो खैर कोई बात नहीं। एनीवेज, हम वापस आ जाते हैं कोरिलेशन पर। हमारे पास स्टडी एंड ग्रेड्स, एज यू गाइस सेड, कॉज एंड इफेक्ट नहीं होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, एंड आई एक्सप्लेन यू हाउ। हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट का मतलब यह है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हमारे पास अगर 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 किसी को लगता है कि स्टडीइंग एंड ग्रेड्स आर कॉजल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट, सो कैन यू गाइस टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं कॉज क्या है एंड इफेक्ट क्या है, so how would you classify study and grades in terms of cause and relationship? Cause and effect की terms में कौन सा वेरिएबल आईवी होना चाहिए, कौन सा डीवी होना चाहिए? स्टडी वुड बी द कॉज और उसका इफेक्ट हमारे ग्रेड्स पर आएगा, राइट? अच्छा, नाउ कभी ऐसा हुआ है कि एक सब्जेक्ट था, वो बिल्कुल नहीं पसंद था, एज अन सेट ट्रॉमा था उस सब्जेक्ट से, जैसे कि नील को बायोडाइवर्सिटी बहुत बुरा लगता है। खैर नील पे ये मैं जो एग्जाम्पल अप्लाई करने वाली हूँ नहीं अप्लाई होगी, बट एक सब्जेक्ट है जो बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत बुरा सब्जेक्ट लगता है, पढ़ा ही नहीं जाता, जहर लगता है। बट इत्तेफाक से एक टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट में अच्छे ग्रेड्स आ गए। ठीक है, पसंद नहीं था पढ़ना, ग्रेड्स अच्छे आ गए गलती से, इत्तेफाक से। अब जब ग्रेड्स अच्छे आए तो दिमाग में ये बात आएगी कि ओ, अगर एक दफा मेरे ग्रेड्स अच्छे आ सकती हैं या बगैर पढ़े मेरे ग्रेड्स आ सकते हैं, तो क्यों ना मैं पढ़ लूं। सो अगर गलती से अच्छे ग्रेड्स आ गए और उस ग्रेड्स आने की वजह से आप मोटिवेट हो गए स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पर तो वो कॉज एंड इफेक्ट नहीं अप्लाई हो रहा कि स्टडीइंग इज द कॉज विच इज अफेक्टिंग द ग्रेड्स। यहाँ पर तो ग्रेड अच्छा आ गया जिसकी वजह से पढ़ने का दिल जाने लगा। समझ आई बात? जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, आई वाज वन ऑफ द dumbest students of math back in my secondary school. Then I found a very good teacher, उसके बाद मेरे ग्रेड्स अच्छे आने लगे, फिर मुझे मैथ बहुत अच्छी लगने लगी, फिर मैंने क्या कहते हैं लेवल्स में बहुत मैथ्स पढ़ी। मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, कुछ नहीं होता था जिंदगी में करने के लिए, मैथ की किताब खोल के बैठ जाती थी। सो not always is studying the cause for getting grades. Sometimes grades can be the cause for studying. So this way I cannot establish a causal relationship कि एक cause है दूसरा effect है। यहाँ पर दोनों क्या है, co-related है। समझ आया? या ग्रेड 11 में मैथ वाज माय टाइम पास। इफ मैंने पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ा होता था, रात को मुझे गिल्ट होता था, तो मैं कहती थी अब मैं रात के 12 बजे क्या ही कुछ और पढूं, मैथ्स लेके बैठ जाती हूँ। दैट वाज लाइक, कांट रिलेट नाउ। कोई बात नहीं, आई गेट गुड मार्क्स इन माय मॉक एग्जाम। और बात है कि मेरा मॉक एग्जाम से मैंने बहुत डराया हुआ है बच्चों को कि मुश्किल होगा, बट इतना भी मुश्किल नहीं होगा। माय पेपर इज मोर डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज या, फिर तो आप ज्यादा डराते हैं। हम्म। वैसे सर्वा बहुत अच्छा डराते हैं, आई विश मुझे उनका आधा भी डराना आता होता। So, आप लोग इतने चिल नहीं होते बायो में जितने आप लोग हैं।
अच्छा, सो कोरिलेशन समझ आ गया कि दो चीजें एसोसिएटेड हैं, साथ हो रही हैं, लेकिन एक कॉज और दूसरा इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या कहते हैं, ओके, यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई भी है। ओबेसिटी इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन डायबिटिक पेशेंट्स। सो आई कांट से कि ओबेसिटी इज कॉजिंग डायबिटीज और डायबिटीज इज कॉजिंग ओबेसिटी। इट कैन गो बोथ वेज, कि अगर आप बहुत ओबीज हो तो आपको डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज की वजह से आपको ओबेसिटी हो सकती है। सो बोथ द थिंग्स आर को अकरिंग, वन इज नॉट कॉजिंग द अदर ऑलवेज। मेक सेंस? फिर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ आवर ग्राफ्स, ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट्स होते हैं। आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को लेवल मैथ से स्कैटर ग्राफ्स याद होंगे, कि आपके पास जब पॉइंट्स होती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं और आप उन पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हो, उसको हम स्कैटर ग्राफ बुलाते हैं। स्कैटर ग्राफ को देख के आपको अंदाजा हो जाता है पैटर्न का, कि आपके पास पॉजिटिव पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है या नो पैटर्न है। इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन हमारे पास क्या कहते हैं, ये आपके पास लीनियर ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ एंड द सेकंड ग्राफ आर लीनियर इन नेचर। व्हाई? बिकॉज अगर मैं एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊंगी तो मेरे पास वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी। सो स्कैटर ग्राफ में जब भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रही होती है हम उसको लीनियर बुलाते हैं। ना हमारे पास दो वेरिएबल्स आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड भी हो सकते हैं, नेगेटिवली रिलेटेड भी हो सकते हैं। पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब ये है दैट व्हेन वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, the other is also increasing, and when one is decreasing the other is also decreasing. So direction of movement दोनों variables का जो आपस में correlated है would be the same. On the other hand, negative correlation का क्या मतलब है? Negative correlation का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि correlation नहीं है। अगर हमारे पास correlation की कोई value आ रही है, चाहे पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है that the two things are related to one another. पॉजिटिव का सिंपली मतलब ये है कि दोनों का जो रिलेशनशिप है, उसकी जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन है दोनों वेरिएबल्स की, वो सेम है। वन इज इंक्रीजिंग, अदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड वाइस वर्सा। नेगेटिव अगर हमारे पास कोरिलेशन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द टू वेरिएबल्स है, दैट इज ऑपोजिट टू वन अनदर। एक बढ़ेगा, दूसरा डिक्रीज होगा। सो बोथ आर अकरिंग टुगेदर, बट देयर डायरेक्शन is what? It's opposite. One is increasing, the other is decreasing. हमारे पास क्या कहते हैं, जो कोरिलेशन होती है दैट्स बिटवीन, जो हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यू होती है दैट इज बिटवीन 0 to 1। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, सॉरी, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास -1 है। कोरिलेशन की वैल्यू आपके पास 0 से 1 के बीच में होगी। वो 0 से 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, वो 0 से 1 नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कोई भी कोरिलेशन नहीं है। आपका स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरह से लग नजर आएगा, आपको कोई पैटर्न बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कोई एसोसिएशन नजर नहीं आएगी। इट वुड बी, आप कोई लीनियर रिलेशनशिप, कोई कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। ठीक है। नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, when we talk about moving towards this hand side, अगर हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही है, इसका मतलब है कि दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है दैट इज सेम। अगर हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज ऑपोजिट। तो ये यहाँ पर कहीं लिखा हुआ भी होगा, नहीं लिखा हुआ, yeah, over here. So negative correlation, one variable increases whereas the second variable decreases. Opposite relationship है, opposite direction of movement है. Positive correlation, one variable increases, the other variable also increases and vice versa. कि अगर एक variable decrease करे, दूसरा भी decrease करेगा. Make sense? फिर हमारे पास दो types की correlation है which are part of our biodiversity. ठीक है। बट ये biodiversity से ज्यादा P5 में ही टेस्ट होता है, बट दैट डजंट मीन कि P4 में नहीं आ सकता। हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए, एंड ये क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए। योर सिलेबस एक्सपेक्ट्स यू टू नो दैट व्हेन कैन वी यूज द पियर्सन्स लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड व्हेन डू वी हैव टू यूज द स्पीरमैन्स रैंक कोरिलेशन। सो हमारे पास पियर्सन्स की जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है स्पीरमैन से। आज हम खाली पियर्सन्स करेंगे, कल हम स्पीरमैन करेंगे। ओके। ना हमारे पास पियर्सन के लिए जो आपका डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए कि डेटा कंटिन्यूअस है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए आपके डेटा की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मीन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीडियन।
डेटा कंटिन्यूस होना चाहिए ना, एटलीस्ट 5 पेयर्स ऑफ डेटा या प्रेफरेबली 10 पेयर्स ऑफ डेटा। पेयर्स ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है? पेयर डेटा का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। P4 के भी ग्राफ एनालिसिस के लिए, P5 के लिए तो पता ही होना चाहिए। When I say पेयर डेटा, व्हाट्स अ पेयर डेटा? चलो मुझे बता दो पेयर क्या होता है। नहीं नील, मैं बिल्कुल भी उस पेयर की बात नहीं कर रही। ट्विन पेयर होता है, सो व्हाई नॉट अ कपल? व्हाई ओनली अ ट्विन इज अ पेयर which has a pair? Oh my god, how good you guys are with your English. Two things together, two values together. Okay, कोई भी चीज अगर दो एक साथ एग्जिस्ट कर रही है उनको हम ग्रुप कर सकते हैं। Two things when they're grouped together they're known as a pair, right? Now हमारे पास क्या कहते हैं, when we talk about paired data statistically, paired data का मतलब ये होता है हमारे पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आप जब भी किसी पॉइंट की बात करते हो, किसी भी पॉइंट की बात करते हो, सो आप अगर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दे रहे हो दैट इज वन पेयर ऑफ डेटा। सो अगर मैं आपसे 5 पेयर्स ऑफ डेटा मांग रही हूँ तो मुझे ऐसे क्या चाहिए, मुझे ऐसे 5 पॉइंट्स चाहिए जिनमें आपने क्या कहती हैं इस तरह से एक्स एंड वाई लिखा हुआ। सो x1 y1 x2 y2 and all the way up till x5 y5. Make sense? Wow, Hafsa, great. So that's a peer data. So अगर हम बात करें वेरिएबल्स के एस्पेक्ट से, क्योंकि हम कोरिलेशन जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 की बात कर रहे हैं। सो हमारे पास एट वन, हमारे पास वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का एक पेयर, फिर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 का एक डिफरेंट पेयर, यानी कि हम डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट, हाँ डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के जब दे रहे हैं तो वो हमारे पास टोटल क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास बन जाएंगे हमारे पेयर्स। सो यहाँ पर कैन यू गाइस काउंट फॉर मी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डेटा कैन यू ऑब्जर्व? कितने आपको नजर आ रहे हैं? जो एक डॉट है वो एक पेयर है, क्योंकि हमारे पास लेट्स से, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये मेरे पास y1 है, ये x1 है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो हमारे पास क्राइटेरिया मैच हो रहा है दैट एटलीस्ट 5 पेयर्स ऑफ डेटा होने चाहिए। एंड वी कैन ऑल्सो सी कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस डेटा है। एंड ऑल्सो आपके पास क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सारी डिटेल्स ना आपके पास आपके क्वेश्चन में होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपने देखना है क्योंकि जो स्पेयरमेंट्स है वो नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में होता है। सो पेयरसन्स और स्पेयरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने देखना ये होता है कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो ये क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, स्कैटर ग्राफ शोज अ लीनियर कोरिलेशन। यहाँ पर आप लोगों को लीनियर कोरिलेशन नजर आ रहा है? क्या मैं एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर बनाऊंगी, सो कैन देयर बी अ डायरेक्शन टू दैट लाइन ऑफ बेस्ट फिट? ओके टेल मी, पॉजिटिव कोरिलेशन बनेगा या नेगेटिव कोरिलेशन बनेगा? पॉजिटिव कोरिलेशन बनेगा, मेरे पास इंक्रीजिंग लाइन बनेगी, समथिंग लाइक दिस। सो अगर आपको आपका ग्राफ देख के स्कैटर पॉइंट्स देखकर नजर आ रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन लीनियर बन सकती है, दैट्स व्हेन यू अप्लाई योर पियर्सन। सो पियर्सन के लिए आपने क्या चीज देखनी है, जो दो चीजें जिससे वो डिस्टिंक्ट हो रहा होता है एक्सपेरिमेंट से। एक, आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको ऑब्वियसली ग्राफ देखकर नहीं पता चलेगा, वो आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में बताएगा। और दूसरा आपने जो ग्राफ देखकर डिसाइड करना है वो ये डिसाइड करना है लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन सकती है स्कैटर ग्राफ की या नहीं बन सकती। अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं बन सकती, लीनियर कोरिलेशन हमें नहीं नजर आ रहा, सो वी वुड बेसिकली अप्लाई स्पेयरमैन्स एंड नॉट पियर्सन्स। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी तो पियर्सन्स बनेगा,
लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर नहीं बन रही तो स्पेयरमैन्स बनेगा। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ पियर्सन्स लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। लीनियर लाइन आपको बनती हुई दिखाई देनी चाहिए ग्राफ पर। ओके, ये आपके पास आ गया फॉर्मूला पियर्सन्स के उसका। नाउ यहाँ पर आपको समझना है कि ये वेरिएबल्स जो है वो क्या है। ऑब्वियसली आपको ये गिवन होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फॉर्मूला की भी की गिवन होती है कि कौन सा वेरिएबल किस चीज को डिनोट कर रहा है, दैट इज टोल्ड टू यू, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा टेल मी, जब भी हमारे पास डैश आ जाता है, डैश का क्या मतलब होता है? जीनत, इन योर क्वेश्चंस आपके पास इट वुड बी टोल्ड टू यू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं P5 में और P4 में पियर्सन्स के रिलेटेड, इट इज टोल्ड इन द डिस्क्रिप्शन दैट इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। वो बेल शेप कर्व दिखाते नहीं है। सो ये हमारे पास एक्स एंड वाई का मीन है। ठीक है, तो हम एक्स एंड वाई के मीन को हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना होगा। एन का क्या मतलब होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एन? सैम्पल साइज। वेरी गुड, नंबर ऑफ सैम्पल, सैम्पल साइज, ऑल ऑफ दैट। अच्छा एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब ये है कि हमारे पास जो हम पेयर्स ऑफ डेटा है ना, उनको हर पेयर का एक्स और वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने भी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई को हमने मल्टीप्लाई किया उन सबको हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एस एक्स और एस वाई आपको दिखाई दे रहा है, एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हमारे पास अगर हमारे पास मीन्स ऑफ एक्स एंड मीन्स ऑफ वाई है, सो हमारे पास इन मीन्स की स्टैंडर्ड डेविएशन भी होंगी। यूजुअली वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करके दिए हुए होते हैं। इन सम केसेस वो आपसे कहेंगे किसी एक का, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने देखा नहीं है उन्होंने कभी कैलकुलेट करवाते हुए, किसी एक की वो आपसे कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर दे दें, और उसके लिए भी वो फॉर्मूला और नेसेसरी चीजें आपको दे देंगे। सो हमारे पास क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली वन डेटा। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी आपको नजर आ रहे हैं पेयर्स? आपको 10 पेयर्स नजर आ रहे हैं, 10 पेयर्स ऑफ डेटा नजर आ रहे हैं। सो दैट इज मीटिंग आवर क्राइटेरिया दैट एटलीस्ट 5 पेयर्स ऑफ डेटा होने चाहिए। नाउ हमने एक को एक्स का नाम दे दिया, दूसरे को वाई का नाम दे दिया। हर पेयर के एक्स एंड वाई को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो 10 × 21, 11 × 19, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, हमने क्या कहते हैं, एक्स एंड वाई का मीन भी निकालना है। सो एक्स एंड वाई का जब आप मीन निकालोगे, सो एक्स का मीन 10.3 आएगा, वाई का मीन 20 आएगा। एक्स वाई का आपने क्या कहते हैं, सारे एक्स वाई को आपने टोटल करना है। सो आपके पास टोटल क्या आ रहा है, 200 नहीं 2114 आपके पास एक्स वाई का टोटल आ रहा है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने दी हुई थी क्वेश्चन में। नाउ यूजिंग दिस वील प्लग दीज वैल्यूज इन आवर फॉर्मूला। हमने क्या कहते हैं, अच्छा टेल मी, आप जो एन लोगे वो आप एन क्या लोगे? 10 लोगे, राइट? कैन यू गाइस टेल मी कि हमारे पास हम 10 क्यों ले रहे हैं और 20 क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज अगर देखा जाए तो हमारे पास 20 वैल्यूज हैं, व्हाई आर वी टेकिंग 10? वेरी गुड। सो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं 10 की। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जब पेयर डेटा ले रहे हैं, सो जो हम पेयर डेटा ले रहे हैं, वो पेयर डेटा, एक पेयर का डेटा मैं किसी एक जगह से या किसी एक पॉइंट से ले रही होंगी। ओवर हियर बेसिकली मैंने एक क्वाड्रेट में देखा कि एक क्वाड्रेट में हमारे पास क्या कहते हैं, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज ए कितने थे, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज बी कितने थे। फिर मैं दूसरे क्वाड्रेट में देख रही हूँ कि यही दो स्पीसीज कितने थे। फिर मैं तीसरे क्वाड्रेट में देख रही हूँ। सो मैं हर क्वाड्रेट से एक रीडिंग ले रही हूँ। तो मेरे पास टोटल मैंने कितने क्वाड्रेट्स को यूज किया, मैंने 10 क्वाड्रेट्स को लिया है। या अगर हम पॉइंट के एस्पेक्ट से बात करें, जो नील ने बात की कि अगर हम एक पॉइंट पे पेयर डेटा ले रहे हैं तो पॉइंट तो एक ही होगा ना। एंड एज मैच वर्सेस यहाँ पर हम कैटेगरीज देख रहे हैं या पेयर्स देख रहे हैं। सो आपके पास जो एन होता है ना आपके एक्सपेरिमेंट्स में और आपके पियर्सन्स में, एन आपके पास कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो होता है। मेक सेंस? So the question basically was, some students use quadrates to measure the abundance of different plant species in a garden. They noticed that two particular species seem to occur alongside each other. That tells us कि there is a chance that these two species occurring together are correlated, क्योंकि हमेशा out of like 10 quadrants में हमने देखा कि ये दोनों species साथ साथ exist कर रही थी. So when we're saying that two species are occurring together, there is a chance that they might be related to one another.
They plotted a scatter graph and the data they collected had no major outliers and showed roughly normal distribution. So उन्होंने हमें बता दिया है कि normal distribution है. So over here we can apply Pearson's. So normal distribution की वजह से Pearson's apply कर सकता है. हमने values plug in की. हमने क्या कहते हैं समेशन ऑफ एक्स वाई जो किया था उसकी वैल्यू प्लग इन की. उसके बाद हमारे पास हमने 10.3 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो 20.3 हमारे पास प्रोडक्ट आया होगा. उस 20.3 को हमने अपने टोटल नंबर ऑफ पेयर से मल्टीप्लाई किया. सो 20.3 को हमने मल्टीप्लाई 20.3 सॉरी नहीं एक मिनट 10 इंटू 20 इंटू 20.3 जस्ट अ सेकेंड. दिस कम्स आउट टू बी 203 सॉरी 203 को we would multiply with 10 so ये 2030 होना चाहिए. That's an error. This should be 2030. तो जिसकी वजह से ये आंसर भी हमारा डिफरेंट आएगा. Just a minute मैं ये करेक्शन कर लूँ. 4 divided by can anybody of you do it in the calculator because मैं फोन से कर रही हूँ तो I think so मेरे पास आंसर सही आएगा नहीं इसका. S and X are basically your standard deviations. 0.386. Okay, can anybody also confirm this answer ताकि फिर मैं लिख दूँ. Reason I don't think so 1.43 आना चाहिए because आपका correlation is between 0 to 1. So I don't think so 1 से बड़ी वैल्यू आ सकती है. अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही होगी so that means कि मैंने कोई कैलकुलेशन एरर किया होगा. 0.386 आ रहा है. 0.386 हो सकता है because that is between 0 to 1. And if you want to write this to two decimal places, वैसे तो three significant figures में देना होता है, but usually two decimal places में भी हम लिख सकते हैं. So this would become 0.39 actually. क्योंकि मैंने previously जो है एक मिनट 0.386 1.43 अंदर. ओके वेट आई लुक इनटू दिस कैलकुलेशन क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रीवियसली गलत लिखा हुआ था 2060 लिखा हुआ था. ये 2030 होना चाहिए. सो आई सी यहाँ पर हो सकता है मेरे एंड से कोई मिस्टेक हुई हो while सॉल्विंग दिस बिकॉज मैंने इनिशियली इसको 2060 लिया हुआ था जो कि नहीं हो सकता. दिस इज 2.16 not 2 to the 2 minus 16. This is 2.16. So I look into this. Remind me, मैं इसको देख लूंगी. अच्छा, you guys have your class at 3, right? With Saruhab. Okay, okay. ठीक है. फिर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराती अभी. I won't do this. We'll do this question in tomorrow's class. ये P5 का ही क्वेश्चन है. क्रिटिकल वैल्यू हमने अप्लाई करनी होती है. सो आई सी आई लुक इनटू दिस क्वेश्चन एज वेल कि इसमें क्या गड़बड़ है क्योंकि अगर 1.43 आंसर आ रहा है तो 1.43 आंसर हो नहीं सकता. सो आई लुक इनटू दिस क्वेश्चन. या तो इस क्वेश्चन में कोई गलती होगी या मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती होगी. सो आई लुक इनटू दिस. ओके. अच्छा नहीं आई नॉट गेट इनटू दिस बिकॉज इसमें हमारे पास वो आ जाएगा नल हाइपोथेसिस भी मुझे बताना होगा और क्रिटिकल वैल्यू की रीडिंग भी बतानी होगी. सो क्या कहते हैं आई वोंट गेट इनटू दिस अभी. विल डू इट टुमारो. या बट बिफोर दैट आई एम सेंडिंग अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट जिसमें स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आई हैव मेड अ होल पैराग्राफ. आई वांट यू गाइस टू रीड दैट पैराग्राफ बिफोर टुमारो's क्लास. आई थिंक से मैंने वो भेजा हुआ भी है. काई स्क्वायर टेस्ट जब मैंने पढ़ाया था इनहेरिटेंस में. सो आई एम गोना रीसेंड दैट. आई जस्ट वांट यू गाइस टू गो ओवर हाउ वी असेस सिग्निफिकेंस. ठीक है. एंड आई विल चेक व्हाट्स रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन एंड वील गो ओवर द करेक्शन इन द class we'll have tomorrow. Thank you so much for joining in. I shall be seeing you guys inshallah tomorrow. Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Let's start with today's class.
So before we begin with today's class, yesterday I got confused with the calculation और हमारे पास ये कहते हैं correlation का आंसर नहीं आ रहा था. So 2060 was actually the correct term over here because मैंने पता नहीं क्यों 10.3 plus 20 को add कर दिया था instead of multiplying. So I wrote 203 और फिर मैंने उसको 2030 convert कर दिया था. So that was a mistake at my end. When you multiply 10.3 with 20, आपके पास कहते हैं 20.6 answer आता है. Let me show you. So if you put this value in the calculator, you will get 206. So your x median into y median equals to 206. हमें जब ये वैल्यू इनपुट करनी होगी यहाँ पर, so मेरे पास एक्स वाई की जो वैल्यू है that is 206. I have 10 paired values, so my n would be 10. So 206 multiplied by 10 would give us 2060. Now when we'll plug in these values in the calculator, so the answer that we'll get would be within our 0 and 1 range. So I want you guys to also plug in these values. So आप सबका आंसर around 0.919 something आ रहा होगा. Yep, that's what you guys are getting. It is between the 0 to 1 range. So 0.9197 इसको अगर हम 2 decimal places पर round off कर दें, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो डेटा में हमारे पास जो वैल्यूज हैं दे आर बेसिकली 2SF पे, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. एंड हमारे पास इन जनरल क्या कहते हैं, इफ वी आर गेटिंग टू डेफिनेटिव वैल्यू एट 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे पास क्या कहते हैं, अपने आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस पर राउंड ऑफ कर देता है. सो दिस वुड बिकम 0.92. हाउ डिड वी गेट 206? हमारे पास क्या कहते हैं, when we look at the formula of the Pearson's linear correlation formula में हमारे पास हमें summation of xy करनी होती है. summation of xy का कॉलम हम कर चुके हैं. ये हमने क्या कहते हैं, सारी वैल्यूज को x और y की मल्टीप्लाई करके xy का एक कॉलम बनाया था और सबको टोटल कर दिया था. सो वी हैव summation xy which was 2114. ठीक है. Then हमारे पास ये कहते हैं, we had to subtract this value from n multiplied by the two medians, the product of the two medians. हमारे पास जो medians थे, the median of x was 10.3, the median of y was 20. You have to multiply 10.3 with 20. So when you multiply 10.3 with 20, you'd get 206. When you'd get 206, आप अपने पास क्या कहते हैं, 206 product of x and y median रखोगे. Oh, sorry, yeah, mean. Yeah, thank you so much for correcting me, Anas. हम अपने मीन की जो वैल्यूज हैं x एंड y मीन की, वो हम प्लग इन करेंगे इन दिस पार्ट. एंड हमारे पास जो n होता है, n डिनोट करता है हमारे सैंपल साइज को, हमारी नंबर ऑफ कैटेगरीज को, नंबर ऑफ पेयर्ड डेटा को. सो ओवर हियर हमारे पास जो नंबर ऑफ कैटेगरीज है, नंबर ऑफ पेयर्ड डेटा है, वो हमारे पास 10 है. सो आवर n over here is 10. So we'd put in the value of 10 at the place of n. So n multiplied by the product of the two means. So 10 into 206 would give us 2060. Is this clear? Hafsa? Okay. Now that we've got the value of 0.92 is closer to 1, we would say that हमारे पास क्या कहते हैं, एक strong, okay, now tell me, if you have 0.92, is it a positive correlation or is it a negative correlation? We add a plus sign over here, or we add a minus sign? It's a positive correlation ना, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन ये तब होता अगर हमारे पास, जब हम ये कैलकुलेशन रन करते और इस कैलकुलेशन को जब हम रन करते तो कैलकुलेटर जो हमें आंसर देता, उस आंसर में माइनस का साइन होता है. यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन नहीं है. जब माइनस का साइन मैथ में नहीं होता, सो ऑटोमेटिकली वो प्लस का साइन होता है, राइट. सो हमारे पास क्या कहते हैं, दिस वुड बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन, and it's a positive correlation because the answer is closer to 1. If the answer had been closer to -1, अगर ये हमारे पास -0.92 होता, so this would have been a negative
correlation because it would have been closer to -1. So हमारे पास जो correlation होता है, that is basically between, इस तरह का हमारा स्केल होता है, 0 हमारी मिड वैल्यू होती है, एक एंड पे 1 होता है, एक एंड पर -1 होता है. 0.92 would lie somewhere over here, which is suggesting a strong positive correlation. Clear? Any questions? Okay. Now, हम इसको क्या कहते हैं, हमारे पास ये एग्जाम में कैसे आता है? Now, when we talk about Pearson's correlation, or when we talk about, no, we do not need to memorize the formula. आपके पास क्या कहती हैं, you have an entire formula sheet in your P5 section, जो कि हमारे पास, मैंने इधर भी इस डॉक्यूमेंट में अटैच की हुई है. ये जितने भी फॉर्मूला हैं, these formulas are not expected to be remembered. It's written in your syllabus that candidates are not expected to remember the formulas and symbols for the mathematical formula table below. So ये जितने भी formula इस table में, Hardy Weinberg, Lincoln, Simpson's index of diversity, chi-square test, sample standard deviation, standard error, 95% confidence interval, t-test, Pearson's linear correlation, Spearman's rank correlation, um, that you guys do not need to know. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं वो आपको निकालने आने चाहिए. सो हम क्या कहते हैं, काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स डिस्कस कर चुके हुए हैं जब हमने इनहेरिटेंस में काई स्क्वायर किया था. फिर जितनी हमारे पास टोटल कैटेगरीज है उनसे -1 कर देंगे तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी. टी टेस्ट, जब हम टी टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आई विल टीच यू गाइस हाउ टू फाइंड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर टी टेस्ट. बट फॉर्मूले आपको ये याद नहीं करना है. ओके. नाउ हमारे पास जब हम बात करते हैं पियर्सन्स कोरिलेशन की, पियर्सन्स लीनियर कोरिलेशन की, when we're studying with the aspect of how it's tested in the exam, हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमने रिविजिट करनी है. एक हमारे पास नल हाइपोथेसिस और एक हमारे पास सिग्निफिकेंस. ये हमारे पास जितने भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट हैं, टी टेस्ट हो गया, हमारा क्या कहते हैं पियर्सन्स लीनियर कोरिलेशन हो गया, स्पेरमैन्स रैंक कोरिलेशन हो गया, ये सब हमारे पास स्टेटिस्टिकल टेस्ट है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हम क्या कहते हैं, कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट कर रहे होते हैं एज ए स्टेटिस्टिशियन और एज ए रिसर्चर, हम क्या कहते हैं, एक अज्यूम्ड हाइपोथेसिस के साथ अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं. So we always have a hypothesis when we are doing an experiment, when we are carrying out a research, when we are carrying out a study. Now, हमारे पास whenever we are trying to establish a correlation, and it's not just for Pearson's and Spearman's, abhi aage jaakar, if you guys will be pursuing any degree in biomedical sciences or in social sciences, आप क्या कहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए या जो भी आप अपने 2 वेरिएबल्स चूज करोगे, बिकॉज एट सम पॉइंट इन टाइम आप लोगों ने सबने एक थीसिस लिखना है. जब आप लोग थीसिस लिखोगे, सो इवन इफ यू आर डूइंग एमबीबीएस, तो आप जब भी रिसर्च करोगे आपके पास एक आईवी होगा, एक डीवी होगा, या आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे, या आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे और आप उनके दरमियान एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहोगे. So obviously, when you're carrying out a research, you would have an assumed idea कि okay, these variables would be related some or the other way. या तो वो related नहीं होंगे या वो related होंगे. यही 2 possibilities है ना. Either 2 variables are related to one another or the 2 variables are not related to one another. ठीक है. हमारे पास हम जब hypothesis लिखते हैं, hypothesis is a statement, is an assumption with which we begin our research, with which we begin our experiment. Now, हमारे पास ये कहते हैं, एक चीज होती है null hypothesis, एक चीज होती है हमारे पास alternate hypothesis. In our syllabus, in A2 biology, हम लोग डील कर रहे होते हैं null hypothesis में. Null का मतलब होता है no. If I'm writing a null hypothesis for relationship or correlationship between 2 variables, how would we write a null hypothesis? If we have V1 and V2, yeah, basically, exactly. Null is when there is no relationship between variables, but it is not a confirmatory statement. That is an assumption statement. Hypothesis आपकी assumption होता है, आपकी conclusion नहीं होता. So when you're writing your null hypothesis, you wouldn't say there is no relation. इसका word आप use नहीं करोगे. आप
कि कहती हैं when you're gonna write it, you would write it in a way कि null hypothesis का जो आपका statement होता है, that statement is very much overlapping in your chi-square test, in your um what do you say, t-test, Pearson's, Spearman's, in submit. तो certain terminologies होती हैं जो हमने लिखनी होती हैं. Obviously हमारे पास when we talk about chi-square test में क्या होता था, हम observed and expected values के दरमियान के difference की बात करते थे. तो वहां पर हम क्या करते थे, there is no significant difference, or there will be no significant difference between the observed and the expected values. Now, हमारे पास similarly हम null hypothesis जब लिखेंगे हमारे with respect to correlation. So we would say that there will be no significant relationship. Significant is a terminology because हमारे पास क्या कहते हैं, we're trying to understand the significance in statistics. हम statistics में जब भी कोई statistical test run कर रहे होते हैं, हम किसी भी relationship के दरमियान, relationship between two variables, किसी भी difference between two things के दरमियान देखना चाहते हैं कि जो ये relationship है, is it a significant relationship or is it a non-significant relationship? Would I see this relationship commonly or would I not see this relationship commonly? तो हम significance establish करना चाह रहे हैं. जब हमने observed and expected values के differences की बात की थी inheritance में, so I said कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी observed values और आपकी expected values exactly same आए. But हमें देखना ये है कि जो difference आ रहा है, is that a major difference? Is that a significant difference? Because if that difference is not significant, then we can say, okay, ये difference हमारे पास एक chance event की वजह से था. So when we're running a statistical test, we're actually seeing कि हमारे पास relationship establish हो रहा है, जो difference establish हो रहा है, is that significant or is that non-significant and due to chance? ठीक है. तो सबसे पहले हमें null hypothesis लिखना होता है that with respect to correlation we would say that there is no significant relationship between variable x, variable y. If you know the names of the variable आप वो लिख सकते हो. Now सबसे पहले आप अपना null hypothesis के साथ कोई भी correlation run करना start कर दो. ठीक है. Now हमारे पास जो ये question है ये आपके 85 से ही है. सो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का बाकी पार्ट रेलेवेंट नहीं था हमारी कोरिलेशन से, सो हमारे पास जो पार्ट रेलेवेंट था, आई ओनली एक्सट्रैक्टेड दैट. सो इन एन एक्सपेरिमेंट 10 subjects were each given different concentration of caffeine. The reaction time was measured 5 times for each subject and a mean was calculated. So हमारे पास 10 subjects थे. We had 10 subjects एंड हमारे पास हर सब्जेक्ट को एक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैफीन दी गई थी. एंड हमारे पास क्या कहते हैं, एक मीन रिएक्शन टाइम की वैल्यू फाइंड आउट की गई थी. सो कैफीन दी, कैफीन देने के बाद हमने क्या कहते हैं रिएक्शन टाइम्स को मेजर किया और उन रिएक्शन टाइम्स का एक मीन निकाला और उस मीन को हमने अपने टेबल में इंसर्ट कर दिया. सो हमारे पास क्या कहते हैं, एक क्वांटिटी जो है वो हमारी एक्स एक्सिस पर आ गई, एक क्वांटिटी हमारी वाई एक्सिस पर आ गई. ठीक है. Now, figure 1.1 shows a graph produced by a computer program for the data. Now, can I say कि हमें एक linear relationship scatter plot पे दिखाई दे रहा है? Is it a completely scattered graph or is it a linear graph? अगर मैं एक line of best fit बनाऊं, तो क्या एक line of best fit बन सकती है? So, a line of best fit like this can be formed. So, हमारे पास, अच्छा ये थोड़ा सा कलर नजर नहीं आ रहा, I'll use a darker color. So, हमारे पास क्या कहती हैं? This is a P5 question. सो हमारे पास एज यू गाइस सेड, हमारी जो ये रिलेशनशिप हमें लीनियर दिखाई दे रही है, दैट लीनियर रिलेशनशिप इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप क्योंकि हमारे पास जो स्लोप है इस लाइन का, दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोप. अच्छा जी. बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, the student decided to use a statistical test to find the strength of the correlation between the concentration of caffeine and the mean reaction time. इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कितनी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है उसके लिए स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो एक statistical test रन करेगा. State why Pearson's linear correlation test is suitable for the data. Now हमारे पास क्या कहते हैं when we're talking about why Pearson's linear correlation is suitable for the data. So हमारे पास क्या कहती हैं जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी,
पियर्सन्स की, वीड गो टू दोज कंडीशंस और हम उन क्राइटेरिया में से क्या कहते हैं कोई एक क्राइटेरिया लिख देंगे. इफ आई वुड हैव बीन राइटिंग एन आंसर टू दिस, हमारे पास क्या कहते हैं, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देव आस्क्ड कि बेस्ड ऑन दिस ग्राफ स्टूडेंट ने डिसाइड किया था कि एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट रन करना है और एग्जामिनर हमें बता रहा है कि पियर्सन्स एक सूटेबल टेस्ट है. क्यों है वो सूटेबल टेस्ट? सो पियर्सन्स लीनियर कोरिलेशन, और अभी हम आगे जब एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे तो आप ये चीज बहुत क्लियरली देखोगे कि पियर्सन्स में हमेशा स्कैटर प्लॉट पे एक लीनियर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स में आप ड्रॉ नहीं कर सकता. सो आइडियली इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हम ये कहेंगे दैट द स्कैटर ग्राफ शोज अ लीनियर रिलेशनशिप. दैट्स व्हाई. However, अगर आप क्या कहते हैं लिखना चाहते हो that the data is continuous, आप वो भी लिख सकते हो. But personally, I would have preferred writing that the scatter graph shows a linear relationship. The result of the statistical test gave Pearson's linear correlation as -0.722. State what this value indicates about the relationship between the concentration of caffeine and the mean reaction time. हमारे पास अगर एक नेगेटिव कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, सो व्हाट डज दैट मीन? अ नेगेटिव कोरिलेशन is established indicating when one variable increases, the other decreases, and vice versa. Now, this is what you guys need to be very good at. इसी के लिए I shared with you all the statistical analysis वाला picture वाला document. I'll also open it over here ताकि हमारे पास document side by side हो and we can do this. Just a second. Yeah, I'm sharing the document as well. मैं उसको add कर रही हूँ. So शायद इस वजह से lag आ रहा होगा. Okay, just give me a second. I'll look into this. Okay, tell me, is the voice clear now? Okay, ठीक है. That is actually so true, Neil. But I hope अब interruption नहीं होगी. Now, हमारे पास क्या कहते हैं? When we're talking about seeing whether our relationship is statistically significant, हमारे पास हम एक standard use करते हैं stats में. वो different tests के लिए different होता है, but when we talk about A2 biology, तो जो हमारे पास set standard है, that is your 0.05 probability level, or in another words 5% probability. ठीक है, हमने ये डिस्कस डिटेल में पहले भी किया हुआ है जब हम क्राइटेरिया कह रहे थे बैक इन काई स्क्वायर टेस्ट, कि हमारे पास क्या कहते हैं हम 5% चांस का बेसिकली मतलब क्या होता है. हम बेसिकली एक since all these things are probable, they depend on a chance event, and हमारे पास जो probability होती है, probability is also between 0 to 1, right? Probability की values भी हमारे पास 0 से 1 के बीच में होती हैं. Now हमारे पास basically if something is not falling at the boundary of 5% और उस चीज के होने के चांसेस लेस देन 5% हैं. मेरा फिर से शायद स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई है. एक सेकेंड. Just give me a minute. I'll change my location. Just a second. ठीक है. Now, हमारे पास क्या कहते हैं? हम एक बेंचमार्क रखते हैं, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट रखते हैं 5% चांस को या 0.05 प्रोबेबिलिटी को. अगर हमारे पास 0.05 प्रोबेबिलिटी मीट हो रही है तो हम बेसिकली कहेंगे कि हमारे पास क्या कहते हैं ये जो चीज हुई है वो चांस इवेंट की वजह से हुई है, ये जो चीज है वो रैंडमली हो गई है, सिग्निफिकेंटली ये चीज नहीं हो रही है. हाउएवर, अगर हमारे पास किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी फॉल्स इन अ रीजन
ऑफ लेस देन 5% चांस, मतलब किसी चीज का कॉमनली अकर होने का चांस 5% से भी कम है, तो फिर वो एक रैंडम इवेंट नहीं हो सकता, वो एक चांस इवेंट नहीं हो सकता अगर किसी चीज के होने का चांस इतना कम हो। सो हम 5% को अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। एनीथिंग विच हैज अ चांस ऑफ ग्रेटर देन 5%, ऑफ ग्रेटर देन 0.05 प्रोबेबिलिटी, वी वुड से कि ये एक रैंडम इवेंट है। हाउएवर, अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% है, उस चीज के होने का चांस लेस देन 5% है, तो फिर ये हमारे पास एक रैंडम प्रोबेबल इवेंट नहीं है। ठीक है। So when I say that a probability value of 0.05 means there is a 5% chance that the observed results could have happened just by random chance. Assuming that null hypothesis is true, कि कोई भी significant relationship नहीं है, कोई भी significant difference नहीं है, जो भी relationship है, जो भी difference है, वो एक chance event है, अगर वो 5% से greater region में lie कर रहा है. However, if it is below 5% chance, then the relationship, the difference could not be a coincident, could not be random. So a probability value less than 0.05, a probability value which falls in the region of less than 5, 0.05, less than 5%, means the probability of getting these results because of chance is very low. इट इज लिटिल टू नन, क्योंकि अगर किसी चीज के होने का चांस, कोइंसिडेंस, प्रोबेबिलिटी 5% से कम है, वो 5% से लेस पे है उसका चांस, तो फिर ये रैंडम इवेंट नहीं हो सकता। इस इवेंट के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से ये चीज चांस पर डिपेंड नहीं कर रही। सो अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी वैल्यू tells us that the results are not random, are not just a pure coincidence, they're not completely due to chance. Which makes us doubt our null hypothesis. Null hypothesis में हम क्या करते हैं? Null hypothesis में कहते हैं कि कोई भी significant relationship नहीं है, कोई भी significant difference नहीं है, हमारे पास ये कहते हैं कोई भी significant effect नहीं है, जो भी है वो random है। However, अगर randomness reject हो रही है, randomness defy हो रही है, सो जो भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, जो भी हमारे पास रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ रियल कॉज, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ चांस, इट्स बिकॉज ऑफ अ रियल कॉज। ठीक है। If our probability of something occurring is greater than 5%, then we could say that, okay, this difference or this relationship could be random, could be due to chance. Make sense? Any confusions, any questions? हमने पहले भी have gone over it in detail. So हमारे पास ये वाली जो कॉलम है, this particular column is our reference point, 0.05 वाला column. So table 1.3 shows part of a table of critical values for Pearson's linear correlation test. Describe how the student calculated the degrees of freedom. अच्छा, ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये पिछले सिलेबस का पार्ट होता था, जहां पर आपको पियर्सन्स की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी आनी चाहिए थी। आप लोगों के लेवल पे पियर्सन्स और स्पेयरमैन्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वेरी इजी टू फाइंड। फाइंड भी नहीं करना, आपने खाली आइडेंटिफाई करना है। नंबर ऑफ पेयर्स डेटा का जो आपके पास कॉलम है, उसमें क्या करना है, आपने मैच करना है आपकी जो नंबर ऑफ कैटेगरीज थी उस वाली रो से। नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है हमारे पास 10 कैटेगरीज है। वी हैव 10 पेयर्ड वैल्यूज, राइट। सो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा कितना है? 10। सो मैं कहाँ पे मैच करूंगी अपना प्रोबेबिलिटी लेवल को? किस वाली रो से? जितनी मेरी नंबर ऑफ पेयर्स हैं या नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, उस वाली रो से मैं अपनी प्रोबेबिलिटी लेवल को मैच करूंगी। मेक सेंस? तो आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपके पास जितना एन होगा वही एन आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। ओके, आई एक्सप्लेन अगेन। हमारे पास क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा कितने थे? 10 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास 10 x and y की वैल्यूज थी, पेयर्स थे। इसको हम नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा भी बुला सकते हैं, नंबर्स ऑफ कैटेगरीज भी बुला सकते हैं। हमें अगर देखना है कि हमने कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी लेवल पे अपनी क्रिटिकल वैल्यू देखनी है, सो क्रिटिकल वैल्यू हम उस रो में देखेंगे जो रो हमारे नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा की होगी। सो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा कितने थे मेरे सैंपल के? 10 थे। दैट इज व्हाई आई माय क्रिटिकल वैल्यू वुड बी 0.576। सो आपकी रो जो आप देख रहे होगे वो आपकी एन वाली रो होगी,
आप जो कॉलम देख रहे होगे वो 0.05 वाला कॉलम होगा। ठीक है, दिस इज द रो, दिस इज द कॉलम। लेट्स से आपके पास 7 पेयर्स ऑफ डेटा होता है, तो आपके पास फिर 7 आपकी रो होती, लेकिन कॉलम आपका फिर भी 0.05 वाला ही रहता। क्लियर है सबको? Okay. Now, the critical value at 0.05 is 0.576. So ये हमारे पास हमारी critical value आ गई. Now, when we look at our critical value, we have to compare it with our value of R. जो हमारी relationship हमने establish किया, उसकी जो value है हमने वो देखनी है. हमारे पास क्या कहती हैं, जो value आई है that is -0.722. अच्छा, आपके पास क्या कहती हैं, आपने इस माइनस साइन को इग्नोर करना है जब आप अपना ये टेबल देख रहे होगे, टेबल ऑफ क्रिटिकल वैल्यू देख रहे होगे। सो यू विल बी इग्नोरिंग द माइनस साइन, आप खाली मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे होगे। सो आपका मैग्नीट्यूड क्या है, 0.722 है। लेट्स सी हमारे पास जो 0.722 है वो प्रोबेबिलिटी टेबल के या प्रोबेबिलिटी लेवल के राइट हैंड साइड पर फॉल करेगा या लेफ्ट हैंड साइड पर फॉल करेगा। सो कैन यू गाइस टेल मी कि 0.576 मेरे पास 0.05 प्रोबेबिलिटी लेवल पर है। If I have to find the location of 0.722, 0.722 मेरे पास राइट हैंड साइड पर होगा या वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर होगा टेबल के? वेयर वुड 0.722 lie? It would be lying on the right hand side, right? हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ कहीं पर होगा, समवेयर ओवर हियर 0.708 के भी बाद होगा 0.722। सो हमारे पास 0.722 इज लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी लेवल है, इज दैट डिक्रीजिंग और इज दैट इंक्रीजिंग? 0.05 और 0.02 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी लेवल डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? द प्रोबेबिलिटी लेवल इज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर जो मेरी क्रिटिकल वैल्यू से मैं अपनी कंपेयर करूंगी वैल्यू ऑफ माई आर, मेरे पास जो आर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? वो मेरा लाई कर रहा है एट अ वैल्यू, at a probability level less than 0.05. If the probability level of my correlation is less than 0.05, would I accept the null hypothesis or would I reject the null hypothesis? Is this relationship due to chance or is that because of a proper cause and effect? And if not cause and effect, then क्या कहते हैं, real effect है, real relationship है, proper cause है. Right. So हमारे पास क्या कहते हैं, describe how the student used a probability table to find out if the value for R equals to 0.722 is significant or not. So we would say match the value of R with the critical value at n equals to 10. The critical value is 0.576. The value of R is greater than the critical value, suggesting the probability level is less than 0.05. Null hypothesis would thus be rejected as there is a significant relationship between the two variables. Clear? Any questions? Okay.
नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में भी क्या कहते हैं, हमारे पास यही होता है दैट हमारे पास सबसे पहले हम एक नल हाइपोथेसिस स्टैब्लिश करते हो हैं अपने वेरिएबल्स के दरमियान। बट बिफोर दैट हम क्राइटेरिया देखते हैं कि हमारे पास स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कब हम यूज करते हैं। नाउ पियर्सन्स लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट था जो हम प्रीवियसली पढ़कर आ रहे हैं। स्पीयरमैन्स में हमारे पास स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है। रैंक का क्या मतलब होता है, लाइक इन जनरली हमारे पास जब हम रैंक का टर्म यूज करते हैं, रैंक से बेसिकली एक पोजीशन बता रहे होते हैं, राइट? We are telling, if we are saying that okay, this person ranked fourth, this person ranked seventh, this person ranked first, we are basically telling in with respect to a certain order of a data. रैंकिंग का मतलब होता है कि हमारे पास डेटा जो है वो पोजिशनड है, वो ऑर्डर्ड है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में हमारे पास हम ये तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास हम डेटा को रैंक में या ऑर्डर में कैटेगराइज कर सकें। और अगर हम डेटा को कैटेगराइज कर रहे हैं, सो टेल मी, वुड दैट बी अ क्वालिटेटिव डेटा और वुड दैट बी अ क्वांटिटेटिव डेटा? if I'm categorizing my data or if I can categorize my data, right? So एनी टाइम हम अपने डेटा को कैटेगराइज करते हैं, एनी टाइम हम अपने डेटा को क्या कहती हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं और उनको फिर कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद रैंक कर रहे हैं, ऑर्डर में रख लिख रहे हैं, दैट टाइप ऑफ अ डेटा इज क्वालिटेटिव। कैटेगराइजेशन मीन्स क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, हमारे पास फिर क्वालिटेटिव डेटा की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल में हम ऑर्डरिंग नहीं कर रहे होते अपने डेटा की, बट हमारे पास क्या कहते हैं, ऑर्डिनल डेटा का मतलब है दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन एन ऑर्डर, वी आर रैंकिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हमारे पास जो रैंकिंग होती है वो लोएस्ट टू हाईएस्ट भी होती है और हाईएस्ट टू लोएस्ट भी हो सकती है। ये आप डिसाइड कर सकते हो या ये स्टैटिस्टिशियन डिसाइड कर सकता है कि जब वो अपने डेटा को ऑर्डर करेगा तो वो लो टू हाई के ऑर्डर में रैंक करना चाहता है या हाई टू लो के ऑर्डर में रैंक करना चाहता है। ठीक है ना, हमारे पास अगर डेटा ऑब्वियसली कैटेगराइज्ड है हमारे पास, तो डेटा वो क्या होगा, नॉन कंटिन्यूअस होगा। So the data would be non-continuous. That is why we are putting the data into different categories. If the data is non-continuous, that automatically means that data is not normally distributed. So यहीं पर ही हमारे पास क्या कहती हैं, differences आना शुरू हो गए। When we talk about persons में data normally distributed होता है और data continuous होता है। On the other hand, Spearman's में the data is not normally distributed and the data is ordinal. If the data is ordinal, it means the data is non-continuous in nature. फिर एटलीस्ट 5 पेयर्ड वैल्यूज होनी चाहिए, प्रेफरेबल है कि 10 पेयर्ड वैल्यूज हो, लेकिन 5 पेयर्ड वैल्यूज होनी चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर्ड वैल्यूज, तो हमारे पास एक्स वाई की जो वो है हमारे पास क्वांटिटीज, वो हमारे पास एटलीस्ट 5 कोऑर्डिनेट्स या एटलीस्ट 5 v1 v2 होने चाहिए। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, वो हमारे पास है कि हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ना हो रहा हो व्हेन वी आर लुकिंग एट द ग्राफ। लेट मी शो यू गाइस दिस ग्राफ। ये हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट है। इस स्कैटर प्लॉट में आप कोई लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर सकते हो? कैन यू सी एनी लीनियर रिलेशनशिप ओवर हियर? सो जब हमारे पास डेटा जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे और वो डेटा पॉइंट्स जो हैं वो स्कैटर्ड होंगे इन अ वे दैट वी कैन नॉट एस्टैब्लिश अ लीनियर रिलेशनशिप, that is when Spearman's rank correlation is used. Make sense? So ग्राफ देखकर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पर Spearman's rank correlation अप्लाई करेंगे या यहाँ पर हम Pearson's linear correlation अप्लाई करेंगे। लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, पियर्सन्स पे जाएंगे। लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, एक्सपेरिमेंट्स पे जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास ये कहते हैं, लेट्स लुक एट द फॉर्मूला एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। हमारे पास अगेन ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, ये आपको प्रोवाइडेड होगा। हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे पास, इसमें वॉइस लैग है और इज इट क्लियर? ओके, इट्स क्लियर।
अच्छा, फिर हमारे पास अगेन ये भी हमें फॉर्मूला याद नहीं करना। व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टर्बेंस रैंक कोरिलेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 × समेशन d²। अब ये d² क्या है, या d इन इट सेल्फ क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड, बिकॉज n तो सिंपल है, n इज बेसिकली योर नंबर ऑफ कैटेगरीज, नंबर ऑफ सैंपल्स। तो हमारे पास क्या कहते हैं, n और 6 और 1 तो हमें नहीं समझना, हमने ये d समझना है कि ये d एग्जैक्टली क्या होता है। सो ओवर हियर ये हमारे पास क्या कहती हैं, वी हैव, दिस इज माई x क्वांटिटी, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ठीक है। नाउ ओवर हियर हमारे पास पेयर डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास, हम सैम्पलिंग कर रहे थे, सैम्पलिंग हमने की तो हमने देखा दैट दो स्पीसीज जो हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज जो हैं, वो को अकर कर रही हैं एटलीस्ट 10 क्वाड्रेट्स में। सो उन 10 क्वाड्रेट्स में हमारे पास हर क्वाड्रेट में कितने नंबर्स ऑफ स्पीसीज सी थे और कितने नंबर्स ऑफ स्पीसीज डी थे, हमने वो कैलकुलेट कर लिया। दिस इज बेसिकली आवर डेटा। ये हमारे पास हमने डेटा कैलकुलेट किया ना। हमारे पास ये डेटा कंटिन्यूस नहीं है। ये डेटा कंटिन्यूस क्यों नहीं है, बिकॉज वी हैव 36, वी हैव 1, वी हैव 23, वी हैव 51, 26। हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यूज नहीं है, ये सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। जब भी वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेटा कंटिन्यूस नहीं होता, नॉन कंटिन्यूस होता है। कैन यू ऑल अप्रिशिएट कि जो मैंने कॉलम्स सर्कल किया, इनकी जो वैल्यूज हैं वो डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट डिस्टिंक्ट है। यहाँ पर हम एक रेंज स्टैब्लिश नहीं कर सकते। वेरी गुड। नाउ सो एक्स एंड वाई जो कॉलम्स हैं, वो बेसिकली हमारे पास हमारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। हमारे पास इन सम केसेस रैंकिंग वो हमें कर कर दे देते हैं, या इन सम केसेस वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं रैंकिंग करना। मैंने एक बात बताई थी, रैंकिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर लो टू हाई हो सकता है, हाई टू लो हो सकता है। लेट्स से मुझे रैंकिंग करके नहीं दी गई और मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं क्या कहती हैं, खुद से ऑर्डर लिखूंगी या खुद से रैंक लिखूंगी, या ये कॉलम मेरे लिए ब्लैंक है। तो हाउ वुड वी रैंक। हमारे पास रैंकिंग होती है कि जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी हमारे पास अबंडेंस है, हम उसको लो टू हाई की फॉर्म में अरेंज करें। ना अगर आप यहाँ पर देखो, मेरे पास जो मेरा एक्स वाला ग्राफ है, सॉरी एक्स वाला कॉलम है, वी हैव 36, 36 के बाद 1, 1 के बाद 23, 23 के बाद 51। दिस डेटा इज नॉट ऑर्गेनाइज इन एन ऑर्डर। मुझे अपने इस कॉलम को ऑर्गेनाइज करना है ऑर्डर में, तो मैं इसको रैंक देना शुरू करूंगी। अच्छा, यहाँ पर जिन्होंने रैंकिंग की हुई है वो इन्होंने की हुई है लो टू हाई की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास लोएस्ट अबंडेंट 1 थी तो उन्होंने 1 को रैंक दे दिया, ऑर्डर नंबर 1 दे दिया। सो ये रैंकिंग हुई हुई है लो टू हाई की फॉर्म में। मैं आपको रैंकिंग करके दिखाऊंगी इसके ऑपोजिट तरीके से, हाई टू लो की फॉर्म में। एंड फिर हम देखेंगे कि अगर हम हाई टू लो कर रहे हैं, क्या हमारे पास हमारे आंसर पे कोई फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो वील डू इट द ऑपोजिट वे, ताकि आप दोनों तरीकों से अंडरस्टैंड कर लो। सो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 51 ओवर हियर। मैं 51 को 1 की रैंक दे देती हूँ। मैंने 51 को रैंक दे दी 1 की। फिर मेरे पास उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2। सो जो 10 था मैंने उसको 1 कर दिया, जिसका रैंक 9 था उसका रैंक मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। इसी तरह से 8 क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। 7 वाली जो रैंक थी वो मैं उसको 4 कर दूंगी। जो मेरी 6 की रैंक थी वो मेरी क्या कहती हैं, 5 हो जाएगी। देन वी हैव डन 10, 9, 8, 7, 6, फिर 5 कहाँ पर है, 5 गिरा। दिस वुड बिकम 6, 4 would become 7, 3 would become 8, and 2 would become 2। हमारे पास 2 ही रहेगा, नहीं, एक सेकेंड, दिस वुड बिकम 9। 2 वाला कहाँ गया, एंड दिस बिकम्स 10। सो हम एक दफा रीड कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो 43 है, फिर थर्ड हाईएस्ट हमारे पास 41 है, फोर्थ हाईएस्ट हमारे पास 36 है, फिफ्थ हाईएस्ट हमारे पास 26, सिक्स्थ हाईएस्ट 23, देन हमारे पास सेवेंथ हाईएस्ट वाज 20,
8th highest was 12, 9th highest was 8, and least highest was 1. तो हमारा डेटा हाई टू लो में ऑर्गेनाइज हो गया. डू वी अग्री विद दिस, ऑल ऑफ अस? एनीबडी वाज कंफ्यूज्ड कि मैंने यहाँ पे क्या किया है? नहीं समझ आया हो तो मैं रिपीट कर दूं. ओके. नाउ हमारे पास ये इख्तियार जरूर है कि हम ये डिसाइड कर दें कि जब हम ऑर्डरिंग करेंगे डेटा की तो हम वो लो टू हाई करेंगे या हाई टू लो करेंगे. लेकिन अगर मैंने एक वेरिएबल, एक कॉलम के लिए हाई टू लो चूज किया है, तो मैं जब दूसरे कॉलम की रैंकिंग करूंगी आई विल हैव टू स्टिक टू द ऑर्डर दैट आई सेलेक्टेड बिफोर. अगर मैंने पहले हाई टू लो किया है, सो मेरे पास दूसरे वेरिएबल के लिए भी मैं क्या करूंगी, हाई टू लो करूंगी. यहां पर आप ये नहीं कर सकते कि एक वेरिएबल का आपने हाई टू लो कर दिया, दूसरे का आपने लो टू हाई कर दिया. आप स्टार्ट पे चूज करोगे हाउ यू वांट टू ऑर्डर, और आप अपने दोनों वेरिएबल्स को उसी ऑर्डर में फिर रैंक करोगे. ठीक है. सो यहाँ पर भी विल डू द सेम थिंग. हमारे पास जहाँ पर 10 था वहां पर हम 1 लिख देंगे, 9 के साथ 2 लिख देंगे, 8 के साथ 3, 7 के साथ 4, 6 के साथ 5, 5 के साथ 4. देन हमारे पास क्या कहते हैं, we would have 4 which would become, एक मिनट, मेरी बैकवर्ड काउंटिंग कितनी बुरी है. 1, मैंने 3 मिस किया है कहीं पर. दिस वाज 2, 3, 4, 5, 5 के साथ मैं 6 लिखूंगी. 10 के बाद में क्या दूसरी वैल्यू आएगी, दिस वुड बी माई 7th वैल्यू. This would be my 8th value, 9th and 10th. एक दफा हम टैली कर लेता. 35 is our highest value. Then we have second highest हमारे पास 32 है. 32 के बाद we have 29. 29 के बाद we have 27. 27 के बाद we have 25. 25 के बाद we have 10. 10 के बाद we have 8. 8 के बाद we have 6. 6 के बाद we have 5 and 5 के बाद we have 4. Is that correct? कहीं पर मैंने कोई गलती तो नहीं की है? Right. Now, okay. हमारे पास रैंकिंग हमने कर लिया. अब फॉर ईच पेयर हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. हमारे पास हमने रैंकिंग कर ली. वंस वी डन द रैंकिंग फॉर ईच पेयर्ड वैल्यू, हमने जो उनको रैंक दी है उनके रैंक का डिफरेंस निकालना है. सो ओवर हियर 5 और 4 इनके दरमियान का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आएगा -1, बिकॉज मैं 4 से 5 को माइनस कर रही हूँ. फिर 10 से जब मैं 10 को माइनस करूंगी मेरे पास आंसर आएगा 0. जब मैं 6 से 7 को माइनस करूंगी मेरे पास आंसर आएगा 1. जब मैं 1 से 2 को माइनस करूंगी मेरे पास आंसर आएगा -1. जब मैं 5 से 4 को माइनस करूंगी मेरे पास आंसर आएगा 1. एंड आई नो आप लोग कह रहे होगे कि हमारे पास साइंस की डिफरेंस आ रही है. आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल. 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 1 1, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 6 1, 3 माइनस 3 0. ठीक है. हमारे पास सिवाय साइंस के जो नंबर है, वैल्यूज है, उनमें क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? इज देयर एनी डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड फ्रॉम व्हाट वाज द अदर वे राउंड? जब अदर वे राउंड किया था तब भी हमारे पास नंबर्स यही आ रहे थे. साइंस में वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, यस. बट हमें किससे कंसर्न है? हमें अपने फॉर्मूला में डी स्क्वायर की वैल्यू यूज करनी है. whenever we square something, अगर मैग्नीट्यूड सेम है और साइंस डिफरेंट है, आंसर हमारे पास सेम आएगा. 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर वुड बी डिफरेंट. 2 का स्क्वायर -2 का नहीं सेम होगा. 1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर वुड बी सेम. 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर वुड बी सेम. 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर वुड बी सेम. सो जब हम स्क्वायर करते हैं अपनी वैल्यूज तो हमारे पास इफ द मैग्नीट्यूड इज सेम and the signs are different, our answer would still come out to be the same. Is that correct? Isn't 3 minus 1 6 minus 7? Okay, this would be -1, yes.
सो हमारे पास इवेंचुअली चाहे मेरे पास डिफरेंस इन रैंक के नेगेटिव जो साइंस है वो ऑपोजिट आ रहे हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आ रहा हो, तो मेरे पास डी स्क्वायर का जो कॉलम है वो एक्जैक्टली सेम आएगा. दैट इज वाई वी से कि हम लो टू हाई ऑर्डर में भी रैंक कर सकते हैं, हाई टू लो के ऑर्डर में भी रैंक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हम डी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. सो ईदर वे राउंड डी स्क्वायर हमारे पास सेम आएगा. मेक सेंस? ये हमने जरूर ख्याल रखना है कि हम अगर एक कॉलम को लो टू हाई में ऑर्गेनाइज करें तो दूसरे को भी लो टू हाई में ऑर्गेनाइज करें. अगर हम हाई टू लो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम दूसरे को भी हाई टू लो ऑर्गेनाइज करें. सो दोनों वेरिएबल्स का ऑर्डर जो आप चूज कर रहे हो वो सेम होना चाहिए. बट व्हेन यू आर चूजिंग यू हैव द फ्रीडम इन व्हाट वे यू आर चूजिंग, व्हाट ऑर्डर यू आर चूजिंग. ठीक है, एक सेकेंड, दो क्वेश्चंस है मैं उनको आंसर कर देती हूँ. या हमारे पास डिफरेंस की जो साइंस है वो हमारे पास ऑर्डर पे डिपेंड करेंगे. So number of individuals don't matter. Like in species C, number of individuals in six are less than five. Sorry, what? Can you elaborate your question, Har Christian? Okay, you got it. ठीक है, perfect. Now, simply अगर हमें इसका निकालना हो spearman's rank correlation तो हमारे पास आंसर फॉर्मूला क्या होता है? RS equals to 1 minus summation d square, 6 into summation d square upon n cube minus n. सो 1 माइनस, हम अपने डी स्क्वायर के कॉलम को ऐड कर लेंगे. सो 1 2 3 4 5 6. सो मेरे पास डी स्क्वायर का जो समीशन आ रहा है वो 6 आ रहा है. सो 6 इंटू 6 अपॉन एन मेरे पास 10 था. 10 cube minus 10. We'll plug in these values in the calculator. What are you guys getting as the answer? So yeah, that's right. Okay. जल्दी से हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं. आई विल जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड देन आई लेट यू गाइस गो सो दैट वी आर डन विद दिस सबसेक्शन. The results of the investigation are shown in figure 1.3. हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर linear relationship established नहीं हो सकती. The student used the Spearman's rank correlation to analyze the data in figure 1.3. State a null hypothesis for this investigation. Null hypothesis में हम लिखेंगे that wait नहीं, हमारे पास this we are not squaring the value of d square. हमारे पास हम इस वैल्यू को स्क्वायर नहीं कर रहे. हम बेसिकली जो हमारा डी स्क्वायर का कॉलम है उस कॉलम को समेट कर रहे हैं. ये जो हमारे पास स्क्वायर है दैट स्क्वायर इज बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन. हमने डी स्क्वायर के आंसर को स्क्वायर नहीं करना. हमने डी स्क्वायर का जो कॉलम है उस कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उनकी समेशन लिखनी है. सो उनकी समेशन इज 6. So a null hypothesis would be that there is no significant relationship between depth of rock pool and species diversity. ये हमारे पास null hypothesis होता. The student calculated the Spearman's rank correlation coefficient 0.628. Table 1.1 shows some of the critical values for the Spearman's rank correlation. यहाँ पर हमारे पास total जो paired values थी ना, the number of categories basically or the number of paired data, that was 32. So हमारे पास n जो था, जो number of pairs है वो हमारे पास 32 थे. सो टेल मी, आप कौन से वाले कॉलम और कौन से वाली रो में अपनी क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं? टेल मी द रो एंड द कॉलम इन विच वील सी आवर क्रिटिकल वैल्यू ओवर हियर. एन वाज 32. सो थर्ड रो एंड ऑब्वियसली हम 0.05 पर देखते हैं. सो हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है दैट इज 0.35. ओके, हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू जो है दैट इज 0.35. हमारे पास स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो 0.628 है. नाउ 0.628 वो राइट हैंड साइड पर लाई करेगा या लेफ्ट हैंड साइड पर लाई करेगा? राइट हैंड साइड पर लाई करेगा. एंड हमारे पास 1% की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 0.45 है. 1% से भी आगे कहीं वो लाई कर रहा है तो 1% से भी कम चांस है हमारे पास रैंडमनेस का, प्रोबेबिलिटी का. सो इन दिस केस हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे?
So conclusions हमारी क्या होंगी? Conclusions ये होंगी that our RS value is greater than our critical value at 0.05 for 32 pairs of measurement, which suggests that there is a significant relationship between the two variables, and therefore we will reject the null hypothesis. The relationship is not due to chance. State one reason why Pearson's linear correlation coefficient is not appropriate for analyzing this data, because the scatter graph does not establish a linear relationship. Make sense? Any questions?